हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेहा कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जैसा कि मैंने 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लाइट वाला मैंने अपलोड किया था, तो एक बच्चे का कमेंट आया था, आई थिंक अंश ने कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री के भी वीडियोस आप करो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस आपको वीडियोस मिलेंगे, फिजिक्स के भी केमिस्ट्री के भी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका केवल एक काम है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको इन सारी वीडियोस से हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज उनको जरूर शेयर करना। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, और आपको लगे कि सर ये वाले टॉपिक्स में हमको डाउट आ रहा है, तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट लेफ्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे। तो आज का हमारा कौन सा टॉपिक यहां पे हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक नहीं बोल सकते, यहां पे हम फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस करने जा रहे हैं 10th केमिस्ट्री का। कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसमें। अगर किसी को लग रहा होगा कि सर इंटरेस्टिंग नहीं है केमिस्ट्री, तो मैं बना दूंगा। बस आपको केवल एक काम करना है कि आप अपना फोकस, पूरा जो फुल कंसंट्रेशन है आपका, वो बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो चीजें यहां पे मैं समझाऊं पढ़ाऊं वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, मैं थोड़ा सा नाइन्थ से रिलेट करूंगा, और नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो जो आपने फिजिकल चेंज पढ़ा था उसकी बात यहां पे नहीं होनी है, जो आपने केमिकल चेंज पढ़ा था वही सेम आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, केमिकल रिएक्शन को मैं एक डेफिनेशन से डिफाइन कर सकता हूं। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा यहां पर कि होता क्या है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, एक हमारा वो प्रोसेस जिसमें क्या हो, कुछ न्यू सब्सटेंस बने और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, न्यू हो। अब न्यू सब्सटेंस अगर बन रहे हैं तो हम न्यू सब्सटेंस किसके बेसिस पे बोल पाएंगे बेटा, जब उनकी प्रॉपर्टीज हमको पहले वाले से डिफरेंट दिखेंगी, तभी तो हम बोलेंगे ना कि सर ये तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होगा न्यू सब्सटेंसेस बनने का, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, न्यू है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, रिस्पिरेशन भी लिख सकते हो, ढेर सारे हैं, इतने ही लिख रहा हूं मैं।
ठीक है। अब देखो बर्निंग ऑफ कैंडल को ले लो, अरे यार CANDLE होगा, क्या ही हो रहा है, स्पेलिंग गलत हो रही भाई कैंडल की मेरे से। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब क्या है, हमने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन बेटा वो होगी जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, दो ही चीजें आपको देखना है, एक नया सब्सटेंस बने और दूसरा आपको देखना है कि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो, नई नहीं हो। ठीक है, न्यू हो। तो जब वो कैंडल जल रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। कौन से न्यू सब्सटेंसेस, देखो वैक्स आपका जल रहा है, ठीक है, न्यू सब्सटेंस क्या फॉर्म हो रहा है, आपका जो वैक्स है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी एग्जांपल देंगे हम, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या जब आपका कैंडल बर्न नहीं किया था, जब आपने कैंडल जलाया नहीं था लाइट जाने के बाद, तब क्या ऐसा हो रहा था क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी और वैक्स आपका मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में निकल रहा था? नहीं हो रहा था ना। तो न्यू सब्सटेंसेस बन रहे ना, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, न्यू है ना। तो बर्निंग ऑफ कैंडल किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। अब इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं आपको, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है। इसमें दो प्रोसेसेस आपके हैं, कैंडल जब जलाओगे तो वैक्स मेल्ट करेगा, और जो वैक्स आपका मेल्ट कर रहा है ना, आप उसको रीयूज कर सकते हो, तो वो आपका केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी में बेटा तो ना आने वाला। ठीक है, वो केवल और केवल फिजिकल चेंज है जिससे हमको मतलब नहीं है, जो कि हमको यहां पे डिस्कस नहीं करना। ठीक, दूसरा है, पहला क्लियर हुआ। दूसरा है रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स का पकना। ये बताओ क्या है, एक बार अगर फ्रूट्स पक गए तो फिर से वापस आ जाते हैं क्या? मतलब एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो केमिकल रिएक्शन को। मैं क्या बोल रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन ही आपका केमिकल चेंज है, या केमिकल चेंज ही आपका केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार अगर पलटा ना तो फिर वापस ना आएगा अपनी ओरिजिनल स्टेट में। ठीक है, तो जो फ्रूट है आपका वो अगर पक गया, कच्चा था, कच्चा होने के बाद वो पक गया, तो जब फ्रूट्स पक गए बेटा तो उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उनके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। या फिर आप रिवर्सिबिलिटी से देख सकते हो कि अगर एक बार पका तो क्या फिर से वो कच्चा हो सकता है क्या? नहीं। देखो केमिकल रिएक्शन को समझने का एक और भी बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे समझो कि जो प्रोसेसेस हमारे इरिवर्सिबल होंगे। इरिवर्सिबल का मतलब समझ रहे हो कि मान लो एक साधु बाबा आए, सेंट आया और मुझे क्या कर दिए, मुझे इंसान से उन्होंने चूहा बना दिया। अब अगर वो चूहा से हमको फिर से इंसान बना पा रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस उन्होंने किया है हमको कन्वर्ट करने का, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज नहीं होगा अगर वो चूहा से इंसान बना पा रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास केवल यही विद्या है, यही उनके पास ट्रिक है कि वो हमको इंसान से केवल चूहा बना पा रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपका केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि एक बार मुझे चूहे में कन्वर्ट कर दिए तो वापस इंसान नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट मेरी इंसान की है जो कि वो बना नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये वाला प्रोसेस क्या होगा, ये आपका केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स जो है वो जब पकता है भाई तो क्या फिर से वापस आएगा? नहीं आएगा ना। न्यू प्रॉपर्टीज के साथ वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी आपका केमिकल रिएक्शन है। फूड, ये बताओ कि एक बार आप ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और उसको पका दिए, तो पकाने के बाद क्या उसको फिर से ग्रीन में कन्वर्ट कर पाओगे? एक बार मान लो पका दोगे और पकाने के बाद फिर से, मान लो पालक है, स्पिनच, उसको पकाया, पकाने के बाद अच्छा नहीं लगा यार, फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, जाते हैं उस शॉपकीपर को, सब्जी वाले को मैं वापस करके आता हूं। ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इरिवर्सिबल है। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो समझ ही पा रहे हो कि फूड का डाइजेस्ट होना। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, महा ढेर सारे, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। डेली लाइफ में देखोगे जैसे और भी एग्जांपल है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, आयरन में जंग लगना। ठीक है, वो सब भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोरोजन वाला टॉपिक इसी चैप्टर में आएगा। लास्ट वाला टॉपिक है रेंसिडिटी के पहले वाला। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि नहीं? सब लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो यहां पे मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ा है वो आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो कुछ चीजें आपको ऐसी बता रहा हूं यहां पर मैं कि आप अगर वो चेंज देख रहे हो किसी भी प्रोसेस में, अगर वो चेंज दिख गया तो आप आंख बंद करके बोल दोगे कि सर ये केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, ये और कुछ ना है, ये केमिकल रिएक्शन है।
5 टाइप के आपके पास चेंजेस होंगे। अगर वो चेंजेस आपको किसी भी प्रोसेस में दिख रहे हैं तो आप देख के बता सकते हो कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। देखो 5 चेंजेस कौन से हैं, पहले हम सबको लिख लेते हैं 1 बाय 1 करके, उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। सेकेंड है आपका evolution of गैस। थर्ड है आपका चेंज इन रंग मतलब कलर। फोर्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और लास्ट है 5 आपका चेंज इन स्टेट। ठीक है, ये 5 टाइप के क्या हैं, चेंजेस हैं। अगर ये आपको किसी भी प्रोसेस में दिख रहे ना बेटा, तो आंख बंद करके आप टिक मार सकते हो कि सर ये क्या है, एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केवल ये 5 आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल्स। पहला है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें आपको टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास क्या है, जिंक ग्रेनॉल्स है। ये एग्जांपल मैं एनसीईआरटी का उठा रहा हूं, एक्टिविटी का। आई थिंक एक्टिविटी नंबर 2 है। जिंक ग्रेनॉल्स में क्या कर रहे हो, HCl मिला रहे हो, चाहे आप H2SO4 मिला लो। तो जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पे मैं क्या कर रहा हूं, या उनसे मैं क्या कर रहा हूं यार, कुछ भी लिख लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिला रहा हूं एक बीकर में, तो ये आपका बन जाएगा। देखो ये सब चीजें अभी आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगी, बट थोड़ा पढ़े होगे तो समझ आएगा। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, वो सब भी यहां पे आज ही मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी इसको समझो, अपनी भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो जिंक को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो उस केस में आपके पास बनेगा यहां पे ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा, इवॉल्व होगी। ठीक, अब देखो सर यहां से चेंज इन टेम्परेचर का क्या है बेटा, अगर ये रिएक्शन आप खुद करोगे तो आपको फील होगा कि आप जैसे ही किसी बीकर में जिंक ले लेते हो, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेते हो और उसके बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करते हो, ऐड करते हो, तो थोड़े से कुछ सेकंड के बाद जैसे ही आप ऐड करोगे ना, आपको फील होगा कि जो बीकर है ना वो हीट हो रहा है, उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, वो गर्म लगेगा आपको। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जो कि इस वाले पहले वाले चेंज की पुष्टि कर रहा है। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करोगे आप परफॉर्म, तो वहां पर आपका जो बीकर है जिसमें आपने जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है, तो उसका टेम्परेचर बीकर का थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो फील होगा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है ये चीज। दूसरे वाले की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो भी इसी प्रोसेस से, इसी केमिकल रिएक्शन से डिफाइन हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि गैस निकलेगी। कोई भी प्रोसेस है अगर उसमें गैस निकल रही है बेटा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस देखो, जिंक में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला और आपको मिला जिंक क्लोराइड, और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो रही, इवॉल्व हो रही। मैंने एरो लगाया है, मतलब गैस क्या होती है बेटा, नीचे ना ऊपर जाती है, ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, गैस के बारे में आपको तो पता ही होगा क्या ही डिस्कस करें। तो हाइड्रोजन गैस यहां पे बन रही है और वो इवॉल्व हो जाएगी। तो अगर कोई भी रिएक्शन में, कोई भी प्रोसेस में अगर गैसेस इवॉल्व हो रही है, तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो कि यहां पर हो रहा है। इस वजह से भी क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरा वाला भी क्लियर है आपको। थर्ड है चेंज इन कलर की बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, Ki, और इसमें हमने क्या करा, ऐड कर दिया लेड नाइट्रेट,
PbNO3 का होल ट्वाइस। अब बहुत से लोगों को इसके फॉर्मूले में कंफ्यूजन होती है, बहुत सडांडा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेड की वैलेंसी 2 यहां चिपका दिया, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, तो इधर चिपक जाएगा, तो ये यहां पे अंडरस्टूड है हमारा। तो ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसको जब हम लेड नाइट्रेट में मिक्सअप करेंगे, मिलाएंगे, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा भाई, दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है। तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। अब समझते हैं कि ये वाला जो हमारा चेंज है, इसकी पुष्टि इस रिएक्शन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू कैसे हो रही है, ठीक है। चेंज इन कलर का मतलब ये है कि अगर कोई अपना रंग बदल दे, लाइक गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, तो क्या है आपका केमिकल रिएक्शन? नहीं बेटा, वो सब नहीं है। देखो मतलब अगर किसी भी प्रोसेस में कलर चेंज हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड है, जब इसको लेड नाइट्रेट में मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है, साथ ही साथ हमारा पोटेशियम नाइट्रेट भी फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात बेटा ये समझो कि जो हमारा लेड नाइट्रेट है, इसका जो कलर है आपका वो होता है सफेद, व्हाइट, ठीक है। और जब लेड नाइट्रेट लेड आयोडाइड में कन्वर्ट होता है तो इसका कलर हो जाता है पीला। कौन सा कलर बेटा? पीला, ठीक है। तो येलो कलर हो गया, व्हाइट से येलो जा रहा है बेटा, तो यहां पे चेंज इन कलर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, चश्मा लगा लो, ठीक है, आपको दिखेगा व्हाइट कलर से येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो चेंज इन कलर हो रहा है, मतलब ये क्या है बेटा? ये आपका जो प्रोसेस है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी केमिकल रिएक्शन से, इसी प्रोसेस से हमारा प्रूफ हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो जैसे कि आपने क्या करा, पानी है और पानी में उसमें क्या कर दिया, मान लो बालू डाल दिया, ठीक है, सैंड डाल दिया। तो सैंड क्या होगा बेटा, जब उसको आप सेक करोगे ऐसे गन 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 गन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि घुल रहा है, बट ऐसा होगा नहीं। थोड़े टाइम के लिए लेफ्ट करोगे उस सब्सटेंस को, मतलब उस पूरे सॉल्यूशन को, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो सैंड है वो जाकर के बॉटम में बैठ जाएगी। तो ये जो सैंड है ना, दिस इज आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट है, मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर आपके सॉल्यूशन में, ठीक है, कंप्लीट तरीके से घुले ना, ठीक है, जाकर के नीचे बैठ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेटल डाउन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब देखो ये काम यही करेगा, जो लेड आयोडाइड बन रहा है आपका, ये आपका पीपीटी फॉर्म करता है। पीपीटी बोले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना बेटा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना, ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो लेड आयोडाइड है ये आपका प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये वाला जो प्रोसेस है ये आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। किसके थ्रू ये प्रूव हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के थ्रू। एक लास्ट बच रहा है आपका चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि आपकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। अगर किसी भी प्रोसेस में स्टेट चेंज होता हुआ दिखे तो आपको क्या पता चलेगा कि वो प्रोसेस हमारा केमिकल रिएक्शन है। इसके पहले भी मैंने बताया कि जब आप कैंडल को बर्न करोगे, ठीक है, जब वैक्स आपका जलता है तो वैक्स सॉलिड फॉर्म में रहता है पहले, बर्न होने के बाद ये वैक्स किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड बन के ऐसे चूता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, मोमबत्ती देखे होगे ना, तो मोमबत्ती जब जलाते हो तो वो धीरे धीरे वैक्स मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो मेल्ट होकर के वैक्स किस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा आपको क्या मिलती है, गैस मिलती है, और उस गैस का क्या नाम है, CO2, ठीक है। तो यहां पर स्टेट आपको चेंज दिख रही है, वैक्स पहले सॉलिड में था, जलाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कि जल रहा है जब जब, तो लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है, मेल्ट होकर के वैक्स, ठीक है। और साथ ही साथ आपको CO2 भी मिल रहा है, मतलब गैस भी मिल रहा है, तो स्टेट का चेंज दिख रहा है, मतलब ये क्या है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है कि नहीं? सब लोग थम्स अप करो कि क्लियर है, कमेंट करके बताओ कितना क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। नहीं आ रहा है तो कमेंट करो कि सर ये वाला चीज हमको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है।
ओके बेटा, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सा, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? केमिकल equation. What is chemical equation? Hey, please tell me what is chemical equation? देखो, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी उठाते हैं, ठीक है, कौन सी? जब आप मैग्नीशियम रेबन को, मैग्नीशियम फीते को आप क्या करोगे? बर्न करोगे, जलाते हो, तो जलाने के केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में मिलता है, ठीक। अब वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है आपका, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? वो रिप्रेजेंट करना ही आपका, रिप्रेजेंट करने का तरीका या रिप्रेजेंटेशन ही आपका क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब देखो, आपके पास क्या है? कई प्रोसेस। अरे यार, मच्छर काट रहा है भाई यार। देखो, आपके पास कई तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, बट उसमें भी सर कौन सा तरीका होगा जिसको हम बोल पाएंगे केमिकल इक्वेशन? जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो तरीका, वो मेथड आपका बोला जाएगा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन? समझ आया आपको कि नहीं? केमिकल इक्वेशन कि जो केमिकल रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने का जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, शॉर्टेस्ट तरीका है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो, शॉर्टेस्ट मेथड या तरीका टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन is known as chemical इक्वेशन। ये क्या लिख दिया सर? एन बड़े से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा ना। केमिकल इक्वेशन क्या होगा? जो सबसे छोटा वाला तरीका होगा, शॉर्टेस्ट मेथड होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, दैट प्रोसेस, दैट मेथड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन आपका, ठीक है। ये समझ आ रहा है? अब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल जो हमने एक्टिविटी उठाई है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी, मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, उसी को मैं यहां पर बताता हूं। देखो, आपके पास कई तरीके हैं लिखने के, बट शॉर्टेस्ट वाला केमिकल इक्वेशन, कई तरीके कैसे? जैसे आप लिख दोगे कि व्हेन मैग्नीशियम रेबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then a product is formed, that product is known as what? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया आपका? केमिकल इक्वेशन हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे लिख दो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया, दो तरीके हो गए। इससे भी छोटा पॉसिबल है क्या बेटा? पहला जो था उससे छोटा ये है क्या? इससे भी छोटा पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें इसका, जो भी चीजें मैंने यहां पर लिखी है उसको मैं सिंबल में क्या कर दूं? रिप्रेजेंट कर दूं, शो कर दूं, तो वो हमारा तरीका सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और दैट्स मेथड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मैग्नीशियम को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? सिंबल इसका Mg, ऑक्सीजन आपका O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? MgO, ठीक। ये आपका जो तरीका है इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक। तरीके आपके पास बहुत हैं, लेकिन जो छोटा वाला तरीका होगा, जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा रिप्रेजेंट करने का किसी केमिकल रिएक्शन को, दैट्स मेथड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्लियर है कि ना? ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात करने जा रहे हैं हम,
अब देखो जो केमिकल इक्वेशन थी हमारी, लिख लेते हैं इसको, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, अब इसमें बेटा स्टार्टिंग में हमने ये चीज पढ़ी कि जो केमिकल रिएक्शन है आपका वो क्या है, कुछ न्यू सब्सटेंसेस बने किसी प्रोसेस में विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, उस प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। ठीक है, तो जो आपके सब्सटेंसेस, जो आपने सब्सटेंसेस पहले लिए हैं एक न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करने के लिए, तो जो पहले सब्सटेंसेस आप मिक्सअप करोगे एक नया सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करने के लिए, तो उन ओल्ड सब्सटेंसेस को, पुराने सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट्स। कॉल मी रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो आपका न्यू सब्सटेंस बन रहा है दैट्स नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैथ वाला प्रोडक्ट ना है बेटा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 वाला प्रोडक्ट ना है ये न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस जो बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज वो आपका प्रोडक्ट बोला जाएगा। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हो कि एरो के लेफ्ट में आपका रिएक्टेंट, एरो के राइट में आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका। ठीक, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंसिंग a chemical equation, a chemical equation। अब मुझे पता है कि कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर क्यों बैलेंस कर रहे हैं। अरे नहीं आ रहा है तो मेरे आ रहा है, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ऐसे आपके दिमाग में ना मैं डाउट पैदा कर दूंगा, मतलब डाउट इन द सेंस ऐसा कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको डाउट आने लगेगा। मतलब जब कोई चीज आपको समझ आती है तभी डाउट आता है। ठीक है, अब ये ना करना कि जबरदस्ती का डाउट बनाने लगना कि सर समझ में आ रहा है इसका मतलब डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो हम बना लेंगे डाउट, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, सर बैलेंस क्यों कर रहे हैं? ना करें तो कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। देखो कोई भी चीज होती है वो किसी न किसी रीजन के लिए होती है। आप धरती पर पैदा हुए हो, भगवान ने आपको जन्म दिया है तो किस लिए? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, आपका भी एक क्या है, रीजन है यहाँ पर आने का कि आप केमिस्ट्री पढ़ो, 10th केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके बाद आप पढ़ोगे एसिड बेसिस वाला, फिर नॉन मेटल मेटल, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये सब चीजें। तो बैलेंस क्यों कर रहे हैं? देखो बैलेंस करना जरूरी इसलिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा ये कहता है कि जो आपका मास रहेगा किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सब्सटेंस का, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। जो टोटल मास रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, पूरे सिस्टम का बोल सकते हो। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, हमारे पास इक्वेशन है, मान लो A प्लस B, दो रिएक्टेंट हैं और ये एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं लाइक AB। ठीक है सर, आपने तो बोला था कि जो प्रोडक्ट है वो मैथ वाला नहीं है सर 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 वाला नहीं है सर ये तो आपने वही कर दिया, ए का बी में प्रोडक्ट करके ए भी निकाल दिया सर। ठीक है, कोई नहीं, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट, आप सी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो केमिकल इक्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू होना चाहिए बेटा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा ये फॉलो होना चाहिए।
और सारी जो रिएक्शंस हैं यूनिवर्स में, जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ोगे सब इसको फॉलो करेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सर जो हम बैलेंसिंग करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, उसमें हम मास बैलेंस करेंगे। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। दैट्स बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हाँ, सही सोच रहे हो कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट होगा उसका मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये लॉ फॉलो करेंगी सारी की सारी रिएक्शंस। दैट इज द रीजन टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? कोई पूछेगा तो बता के आना बेटा। हाँ ठीक है, बोलना कि सर ने बताया था, मैं भी बताऊंगा। ठीक, अब देखो बैलेंसिंग कैसे करेंगे। अरे मिटा दिया यार। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे? देखो जैसे कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो कि पहला ही ले लिया मैंने, सिंपल वाला, Mg+O2। सर बहुत चालाक को सिंपल ले रहा है, अभी टफ भी ले लेंगे यार, क्या ही बात कर रहे हैं। तो ये बनाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ठीक है, अब ये बैलेंस है कि नहीं है? अब बैलेंस करने का मतलब क्या है कि जो आपके पास एक पर्टिकुलर एटम है उसका जो नंबर है वो रिएक्टेंट के साइड में जितना हो उतना ही प्रोडक्ट के साइड में होना चाहिए, तभी तो उसका मास बेटा बराबर होगा। इधर 2 ऑक्सीजन रखोगे, इधर 4 रखोगे तो कैसे बराबर होगा? मान लो तुम बाजार से क्या लेने गए हो, कद्दू लेने गए हो, भिंडी लेने गए हो, तो इधर उसने क्या करा, ये वाला तराजू लिया पकड़ने वाला, इधर उसने आधा किलो भिंडी रखी। ठीक है, और इधर इसने क्या कर दिया, 1 किलो का वाटर रख दिया। अब आधा आधा आपका इधर उधर हो रहा है। आपको लेना है किलो है भिंडी, और जो आपका भिंडी है वो आधा किलो, या कद्दू जो है वो आधा किलो है, वो ऐसे हो रहा है। और इधर वाट वाला जो हमारा बैलेंस है, वो पार्ट है, वो इधर झुका हुआ है नीचे। जाहिर सी बात है क्योंकि ये 1 kg रखा हुआ है और आपको तौल के दे देगा। सेटिस्फाई हो गए, लड़ाई करके आ जाओगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ आपके एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो नंबर होगा वो प्रोडक्ट के साइड में इक्वल होना चाहिए। मतलब इधर अगर हमारा 2 मैग्नीशियम है, फॉर एग्जांपल 2 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 ही मैग्नीशियम होने चाहिए। इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 ही होने चाहिए। इधर 10 मैग्नीशियम है तो इधर भी 10 मैग्नीशियम होने चाहिए। मतलब हर एक एटम का जो नंबर होगा रिएक्टेंट के साइड में वही सेम नंबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर एटम का प्रोडक्ट के साइड में। दैट्स बैलेंसिंग। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर बैलेंस करेंगे इसको। एक चीज और आपसे डिस्कस करनी थी, वो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो सब लोग ये डिस्कस ना करते, मैं कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, कुछ यूनिक देने की कोशिश है आपको। ठीक है, इसी वजह से मैं जब लाइट वाला वीडियो आपको दिया तो मैंने वहां पे लास्ट में बोला है कि बेटा कमेंट करके बताना कि अदर वीडियो से क्या यूनिकनेस यहां पे दिखी आपको। अगर नहीं दिख रही तो कमेंट करो सर कुछ ना दिख रहा यूनिकनेस, आपने जो पढ़ाया, जो सब पढ़ाते हैं वही पढ़ा दिया। ठीक है, बट अगर दिखेगा तो आप बताना जरूर। ठीक है, तो मोर इंफॉर्मेटिव की बात करते हैं, पहले इसको समझ लें। देखो यहां पर एक मैग्नीशियम है और यहां पर भी एक मैग्नीशियम, मतलब ये बैलेंस है हमारा, इसको छेड़छाड़ ना करनी है। ठीक है, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, इसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। मतलब हमको कुछ भी करके दोनों साइड ऑक्सीजन का नंबर इक्वल लाना है, या ये बोल सकते हो कि इधर 2 है तो इधर भी 2 करना है। ठीक है, या इधर 4 कर लो तो इधर भी 4 करो। अब कैसे करेंगे, यहां पर 2 लगा लूंगा अगर मैं, तो 2 ऑक्सीजन भाई, काम हो गया अपना, हो गया भाई। प्रोडक्ट के साइड में 2 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के साइड में भी 2 ऑक्सीजन। लेकिन बेटा एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर एटम को उठाओ आप बैलेंस करने के लिए, उसका नंबर इक्वल करने के लिए दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। ठीक है, तो जब उसको आप बैलेंस कर लो तो फिर से एक बार पूरी केमिकल इक्वेशन को चेक करो कि सारे जो एटम्स हैं आपके वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं, उनका नंबर रिएक्टेंट के साइड में और प्रोडक्ट के साइड में इक्वल है कि नहीं है। क्योंकि एक एटम को बैलेंस करने के चक्कर में ना बेटा दूसरा वाला अनबैलेंस हो जाता है। और अगर आप ये वाला काम, ये वाला
प्रोसेस रिपीट नहीं करोगे चेक करने का तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो यहीं पर देख लो कि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया यहां पर और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला है आपके पास, उस केमिकल फॉर्मूले के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में, केमिकल फॉर्मूले के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा वो उस पूरी फैमिली का होगा, उस केमिकल फॉर्मूले में प्रेजेंट सारे एटम्स का होगा। राइट में अगर प्रेजेंट है तो वो उस केवल पर्टिकुलर एटम का होगा, लेकिन अगर लेफ्ट में कोई नंबर है तो वो उस पूरे केमिकल फॉर्मूले के हर एक एटम का होगा। ठीक है, मतलब ये 2 सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 2 मैग्नीशियम का भी है और ऑक्सीजन का भी? हाँ बेटा, ये 2 मैग्नीशियम का भी है, ऑक्सीजन का भी। जिस तरीके से अगर पापा आपको 2 डंडे मारते हैं तो आपकी बहन या फिर आपके भाई को भी 2 डंडे चाहिए होते हैं, मतलब चाहिए ना होते हैं वो मारेंगे भी नहीं, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि अगर मुझे पड़ी ना तो इसको भी पड़े। तो वही सेम चीज है जो तुम्हारा वहां पे क्या है प्रिंसिपल है ना, उसको यहां पर भी अप्लाई करो कि अगर ये 2 मैग्नीशियम का है तो ऑक्सीजन का भी है। अगर लेफ्ट में लगा है तो लेफ्ट स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर लगी है तो वो उस केमिकल फॉर्मूले के हर एक एटम के लिए वैलिड होगा वही नंबर। राइट में लगा है तो पर्टिकुलर उसका हो जाएगा। राइट वाले का ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जॉब लग गई तो आप अपना पैसा किसी को देते ना हो, ठीक है, तो वो वाला सीन है यहां पर। ठीक, अब देखो यहां पर 2 मैग्नीशियम हो गए, लेकिन यहां मैग्नीशियम एक है, सिंपल सा आप क्या करो यहां पे 2 चिपका दो, तो 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। सर यहां पर तो ये मैग्नीशियम का नहीं बेटा, वही बता रहा हूं कि ये 2 मैग्नीशियम के लिए भी काउंट करोगे आप और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी काउंट करोगे, मतलब ये आपकी जो केमिकल इक्वेशन आ रही है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, एक बात मैं जो आपको बताने वाला था वो ये कि to make a chemical equation, to make a chemical equation more informative, more इंफॉर्मेटिव, ये सेम उसी तरीके से जैसे आप अपनी नोट्स बनाते हो तो उसको क्या कर देते हो, डेकोरेट कर देते हो। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाओगे, उसमें इंफॉर्मेशन डालोगे तो वो अच्छी लगेगी, थोड़ा तगड़ी एकदम हॉट दिखेगी। ठीक है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लो, देखो कुछ आपके क्या है तरीके हैं, 3 तरीके हैं कि कैसे आप इंफॉर्मेटिव बनाओगे। टू इंडिकेट, पहला जो तरीका है टू इंडिकेट या बाय इंडिकेटिंग लिख सकते हो, बाय इंडिकेटिंग द स्टेट या फिजिकल स्टेट बोल लो, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट के थ्रू इंडिकेट करके आप क्या कर सकते हो, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। बी वाला पार्ट आप लिख सकते हो कि बाय इंडिकेटिंग द चेंजेस या हीट चेंजेस बोल सकते हो। थर्ड है आपका बाय इंडिकेटिंग क्या, कंडीशंस। ठीक है, ये 3 चीजें। एक तो आप क्या करो कि जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो और जो भी आपका न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, उनकी स्टेट को, उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दो कि वो किस फिजिकल स्टेट में हो और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या फिजिकल स्टेट है। दूसरा, चेंजेस उसमें क्या हो रहे हैं, हीट एवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, ये सब चीजें। तीसरा, आपकी क्या कंडीशंस पे वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। एक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाने पर, तो वो किस कंडीशन पे बन रहा है, वो कंडीशन सबका एग्जांपल लेते हैं, समझ आएगा। देखो जैसे आपके पास क्या है, C+O2 है, C+O2 है और ये फॉर्म हो जाएगा CO2। ठीक है, अब यहां पर हर एक जो आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
उसका फिजिकल स्टेट आप लिख दो। क्या क्या फिजिकल स्टेट हो सकती हैं? 3 होती है। एक आपका सॉलिड, तो सॉलिड है तो एस लिखोगे। फिर लिक्विड, लिक्विड है तो एल लिखोगे। और एक और है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। और एक्वस सॉल्यूशन है तो आप क्या लिखोगे? एक्यू लिखोगे। ठीक है, तो कार्बन क्या है? सॉलिड स्टेट में है तो एस लिख डालो आप सिंपली। ऑक्सीजन क्या है? अच्छा एक और है, सॉरी एक और है आपका, गैस है तो जी लिख दोगे स्मॉल। ऑक्सीजन क्या है? गैस है तो आप क्या लिख लोगे? इसके बगल में छोटा सा ब्रैकेट के अंदर जी। CO2 क्या है? ये आपका गैस है तो बगल में छोटा सा जी। ये इक्वेशन क्या बन गई? मोर इंफॉर्मेटिव। अच्छी लग रही है कि नहीं? लग रही ना अच्छी ये वाली इक्वेशन? ठीक है, पहले तो अच्छी ना लग रही थी क्योंकि मैंने इसको मोर इंफॉर्मेटिव नहीं बनाया था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बाय इंडिकेटिंग द चेंजेस या हीट चेंजेस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं कि जो इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे यही वाली रिएक्शन है, इसमें क्या होगा बेटा? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, जब आप क्या करोगे? कोयले को जलाओगे। ये नॉर्मली वही तो लिखा है यार जो घर में आप काम करते हो। हैं, कोयले को जब जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ आपको हीट एनर्जी भी मिलती है बेटा, तो उसको कौन लिखेगा? ये चेंज जो बोल रहा है ना यहाँ पे, क्या एनर्जी या हीट एनर्जी लिख सकते हो आप, हीट एनर्जी या केवल एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जैसे मैं बोल रहा था कि आपके पास क्या है? दो रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा? वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं जिनमें प्रोडक्ट के साथ क्या वो आपका हीट भी निकले, और एंडोथर्मिक वो होती हैं जिनमें आपको रिएक्टेंट को हीट देना पड़े। मतलब वो रिएक्टेंट आपका एक पर्टिकुलर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, दैट्स एंडोथर्मिक। और प्रोडक्ट के साथ अगर हीट एनर्जी मिल रही है तो वो आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो वो यहां पर आता है। ठीक, कंडीशंस की बात करोगे, जैसे कि आपके पास क्या है? पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ये सॉलिड स्टेट में है। अब ये जब ब्रेक होता है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक होता है। ब्रेक हो करके ये क्या बनता है? KCl, जो कि आपका किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। और इसी के साथ ऑक्सीजन गैस निकलेगी जो कि आपकी क्या रहेगी? गैस है तो गैसियस स्टेट में रहेगी। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या होता है? ब्रेक होता है। आप जब इसको पोटेशियम क्लोरेट को हीट करोगे, और हीट करना है तो आप क्या करोगे? त्रिभुज यहां पर लिखोगे, मतलब ट्रायंगल बना दोगे। दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग इन केमिस्ट्री। ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराओगे, आप इसको हीट कराओगे, तो ही ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है यहाँ। ठीक है, तो तीनों के लिए आपका एग्जांपल हो गया। क्लियर है चीज? अब देखो कुछ इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस। पहले लिख लेते हैं, मीथेन गैस है CH4 प्लस O2 है, ये बनाएगा आपका CO2 प्लस H2। इसको क्या करना है बेटा? आपको बैलेंस करना है, करके जल्दी दिखाओ। बताओ बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कितना आएगा। देखो चेक कर लेते हैं एक एक एटम को पकड़ करके। यहाँ पे कार्बन एक, यहाँ भी कार्बन एक, बैलेंस है, पहले से छेड़ना ही नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इसको छेड़ना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूं? सिंपली यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो 2 2 4, ये 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर J2 इसके साथ भी काउंट होगा, इसके पहले ही मैंने बताया। तो 2 ऑक्सीजन ये, 2 ये, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 2 करोगे तो 2 2 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। एक बार फिर से सबको चेक कर लो, ये वाला काम आप भूलना नहीं है आपको। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, और आपका 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन 2 2 4 इधर है, और 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन इधर। तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CuSO4
प्लस NaOH ये फॉर्म कर रहे हैं CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, करते हैं। यहाँ पे कॉपर कितना है, एक कॉपर, यहाँ पर एक कॉपर, बैलेंस है। सल्फर यहाँ पर एक और यहाँ भी सल्फर एक, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 1 5 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 ये हो गया और 4 ये 6 ऑक्सीजन है इधर। ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छेड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। सोडियम अगर चेक करोगे तो सोडियम भी अनबैलेंस, वहां पर 2 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 लगाएंगे अगर, तो सोडियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन और 4, 6 हो गया। इधर 2 ऑक्सीजन और 4, 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस इसके चक्कर में। और 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर हाइड्रोजन 2। ठीक है, मतलब बैलेंस हो गया। एक बार फिर से सबको चेक करो, एक कॉपर इधर, एक कॉपर इधर, सल्फर एक इधर, उधर भी एक सल्फर। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 4 6। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने बेटा, 2 हाइड्रोजन, 2 इधर भी। सोडियम यहाँ पर 2 और यहाँ भी Na2 2 सोडियम। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका आयरन प्लस पानी, ये बना रहा है Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस करना है। यहां पर आयरन कितना है, 1 है, यहां पर आयरन 3 है, तो सिंपली इधर क्या करो 3 लगा लो। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पर 1 है, यहां पर 4 ऑक्सीजन हो गया, तो आप क्या करोगे यहां पर 4 लगा लो। ठीक है, अब एक बार फिर से सबको चेक करो, 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर 4 कर लेते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस ये भी। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 और यहाँ भी 4, एक बार फिर से चेक करो, 3 आयरन इधर, 3 आयरन इधर, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन इधर 4 और इधर भी ऑक्सीजन 4। ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन करके बनाता है अमोनिया NH3। तो यहां पर 2 नाइट्रोजन, यहां पर एक ही नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहां पर 2 कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पर 2 नाइट्रोजन, यहां भी 2 हो गया, सही है। हाइड्रोजन इधर 2, यहां पर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, तो सिंपली क्या करें हम कि यहां भी 6 हो जाए, 3 लगा देते हैं, 3 2 जा 6। फिर से एक बार सबको चेक करो, 2 नाइट्रोजन इधर और 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ये भी हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है आपका MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। ठीक है, तो ये फॉर्म कर रहा है आपका MgCl2 प्लस पानी। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीशियम एक, इधर भी मैग्नीशियम एक। ऑक्सीजन चेक करते हैं, यहां पर 2 ऑक्सीजन और यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो सिंपली क्या करो आप यहां पर 2 लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 2 और 1 3 है, यहां पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहां पर क्या करते हैं अगर 2 लगाएंगे तो 2 और 2 4। ठीक, क्लियर है। क्लोरीन इधर कितने हैं, 2 हैं, यहां पे क्लोरीन 2 है, बैलेंस हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं सबको, 1 मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम। ऑक्सीजन यहां पर कितने, 2 और 2 ऑक्सीजन इसके पास में। हाइड्रोजन यहां पर 2 और 2 4 है, इधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। क्लोरीन यहां पर 2 और यहां भी क्लोरीन 2, ये भी केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है आपका AlOH का होल थ्राइस, ये आपका ब्रेक हो रहा है Al2O3 प्लस H2O। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो रहा है, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। यहां पर 1 एल्यूमिनियम, यहां पर 2 है, तो सिंपली आप इधर 2 लगा दो। ऑक्सीजन यहां पर 3 2 जा 6 है बेटा, और यहां पर 3 और 1 4 ही हो रहा है। एक काम ये करते हैं कि अगर मैं यहां पर 3 कर लेता हूं तो 3 ऑक्सीजन और ये 3 6 और 3 2 जा 6, सही है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो यहां पर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन और यहां पर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, बैलेंस है। फिर से चेक कर लेते हैं सबको, 2 एल्यूमिनियम इधर, 2 एल्यूमिनियम इधर। ऑक्सीजन यहां पर 3 2 जा 6, यहां पर 3 और 3 6 ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है,
फिर से वही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक।